준비라 도스 집결하셔야리 텐지 준비라 이마이나 나랑 좀원에 되는 단어랑 지리네 배는 참식이나 나랑 좀 도사까지야 세관식이야 원래 차고 동시 차복에 나온 대배 값들이야 킬로미터 납작이 아니 사케 저기 가수리 자가 미마로야 나랑 좀 디자 नंगी दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद आप सब इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए। और मेरा नाम तेंजिन सुंडू है। मैं एक इंडिया में पैदा हुआ एक तिब्बती कार्यकर्ता हूँ। तिब्बती आज़ादी के लिए काम करता हूँ। मैं एक लेखक हूँ। मैं कविता और कहानी लिखता हूँ, किताब लिखता हूँ और अखबारों में अंग्रेज़ी में लेख लिखता हूँ तिब्बत के बारे में। अभी मैं एक लंबे दौरे पे हूँ और ये दौरे जो है मैंने लद्दाख से शुरू किया और अंतिम अरुणाचल के तवांग तक जाके ये लंबा दौरा जो है 4 महीने की दौरे जो वहाँ तक ख़त्म करूँगा। अब इस दौरे में मैं क्या कर रहा हूँ कि तिब्बत के बारे में, हिमालय के क्षेत्र में भारत की 5 ऐसा प्रदेश हैं, स्टेट्स हैं जिसमें मैं तिब्बत के बारे में जानकारी देता हूँ और तिब्बत के बारे में जागरूकता करता हूँ। ये खास करके अभी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी चीन ने तिब्बत को कब्जा करके पिछले 70 साल में गुलाम बना रखा है, लेकिन ज़्यादातर भारतीय वासियों को पता नहीं है। लेकिन पिछले साल जब गलवान घाटी में ये जो हत्याकांड हुआ, तब से पूरे भारत में एक नया जागरूकता आ गया और भारत ने पहचान लिया अपने दुश्मन जो चाइना है। और चाइना ने भारत के ऊपर इतना दबाव बना रखा है और पूरे हिमालय क्षेत्र में कई कई जगह में, जैसे सिक्किम की मुकुथांग है, अरुणाचल की बहुत सारे ऐसे बॉर्डर्स हैं, लद्दाख में, हिमाचल में, उत्तराखंड की लिपू लेक में, बहुत सारे अलग अलग जगहों में चीन ने भारत के ऊपर बॉर्डर इंकर्शंस करके, बॉर्डर में घुसपैठ करके भारत के ऊपर बहुत दबाव डाला रखा है। और अभी भी चीन की करीब करीब 1 लाख सेना हिमालय के उस पार तैनात है। उससे भारत को भी बहुत खर्चा करके इतने सेना भी भारत भी इसी हिमालय क्षेत्र में लगाना पड़ रहा है और भविष्य में और भी ज़्यादा करीब करीब वॉर लाइक सिचुएशन ऐसे भी हो सकता है। तो लेकिन पब्लिक में चीन की विस्तारवादी नीति के बारे में जानकारी बहुत कम है और आज इसमें पूरी लद्दाख, लाहौल, स्पीति, किन्नौर, कुमाऊं, गढ़वाल और यूपी, बिहार, सिलीगुड़ी होके यहाँ कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, गैंगटॉक और सिक्किम के अलग अलग क्षेत्रों में, पूरे क्षेत्र में गया हूँ। मैंने ये देखा कि भारत सरकार और भारत की सेना पूरी तरह से सशक्त और रेडी है, लेकिन जनता के बीच में ना सिर्फ तिब्बत के बारे में कोई जानकारी नहीं है, चीन की ऐसे विस्तारवादी नीति के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो इसीलिए मुझे ये लगा कि जिस तरीके से मैं तिब्बत के बारे में और चीन की विस्तारवादी नीति के बारे में लोगों में जानकारी दे रहा हूँ, मुझे ऐसे लगा कि ये पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए बहुत ही अच्छा रहा। और अभी तक उन्होंने कहा कि ये सब हमको पता नहीं थे। तो इस दौरान मैं क्या कर रहा हूँ कि जगह जगह जाके गांव में, छोटे छोटे शहर में, ऐसे दूर दराजे ऐसे बॉर्डर एरिया में परम पावन दलाई लामा जी की एक फिल्म दिखाता हूँ। इस फिल्म का नाम है एस्केप ऑफ द दलाई लामा फ्रॉम तिब्बत, जो कि बॉम्बे में स्थित एक फिल्म कंपनी ने बनाया है। और ये 1 घंटा 15 मिनट की फिल्म है और मैं हर जगह में ये फिल्म दिखाता हूँ। और मैं और मेरा साथी लेकपिल, हम दोनों फिल्म दिखाने की टेक्निक, जो एक प्रोजेक्टर है, डबल बेडशीट की एक बड़ा पर्दा बना रखा है, साथ में साउंड बॉक्स, ये पूरा लेके जगह जगह में जाके फिल्म दिखाता हूँ। और लोग बहुत पसंद करके फिल्म, ना सिर्फ फिल्म देखते हैं, उसके बाद वो कहता है कि तिब्बत के बारे में हमें पता नहीं था, अब जागरूक हो गया है। और उसके माध्यम से चीन के रवैया जो है वो पब्लिक ने पहचाना। तो इस तरह से मैं काम कर रहा हूँ। आज मेरा 77 दिन हो गया, 77 डेज इस दौरे में, ये जो दौरे में फिल्म दिखाना, पब्लिक से डिस्कशन करना, चर्चा करना, इस तरीके से मैं आज तक मेरा 77 दिन हो गया है। और अभी मैं यहाँ से और आगे सोनाता, कारशोंग, मिरिक,
सिलीगुड़ी, ऐसे करके इस दौरान मैं ख़त्म करूँगा। उसके बाद मैं गुवाहाटी से लेकर ईटानगर, तेजू, मेयो, टूटिंग, मेंजुका, बुमदिला, तवांग ऐसे होके और अरुणाचल के दौरे भी करूँगा। उस पर भी और करीब 20-25 दिन ऐसे और लग जाएंगे। ऐसे करके मैं 4 महीना में हिमालय क्षेत्र में भारत की 5 स्टेट्स, प्रदेशों में ये दौरे पूरा करूँगा। और इससे मैं समझूंगा कि एक छोटा सा काम हो गया है। जब भी चीन की बातें आते हैं तो मुझे हमेशा 2 ड्यूटी लगता है। एक ऐसा तिब्बतन, एक तिब्बती होने के नाते हम अपने देश की आज़ादी की मांग है और आज़ादी की लहर जो चल रही है उसमें मैं भाग ले रहा हूँ तिब्बती आज़ादी के लिए। दूसरी, क्योंकि मैं भारत में पैदा हुआ, मैं भी एक भारतीय हूँ और मेरे ऊपर वो भी ड्यूटी होता है कि जब चीन का कोई भी घुसपैठ या कुछ भी होता है, गुस्सा लगता है, लेकिन गुस्से से काम नहीं करना, लोगों में जागरूकता करना। और अगर लोग जाग गए तो पूरी भारत नया पावर में पहुंचेंगे। यही हमारा मेन मकसद है। तो ये फिल्म एस्केप ऑफ द दलाई लामा मैं जगह जगह दिखाता हूँ और उसका 2 मकसद है। एक, परम पावन दलाई लामा जी की जीवन कहानी, जिसमें मेन उद्देश्य जो है, मुख्य उद्देश्य वो करुणा होता है। और जो भी इस फिल्म देखते हैं, दलाई लामा जी की कहानी देखता है, सुनता है, तो लोग प्रेरित हो जाते हैं और अक्सर अपनी दुख, अपने परेशानी वो भूल के करुणा की एक नया उपदेश मिल जाता है। तो वो सब जगह में कहीं भी जाएं, लोगों को बहुत पसंद होता है। दूसरी, आज चीन ने न सिर्फ तिब्बत के ऊपर कब्जा बना रखा और ये गुलाम पिछले 70 साल से हो रहे हैं, आज चीन भारत के ऊपर बुरी नज़र से देख रहे हैं और जगह जगह में बॉर्डर इंकर्शंस कर रहे हैं। इसीलिए भारत की जनता के बीच में एक नया जागरूकता की ज़रूरत है। और वो मुझे लगता है कि हम 2 लोग हैं, हम अपनी तरह से एक छोटा सा एक सर्विस जैसा पब्लिक में हो रहे हैं और यही मेरा दूसरा उपदेश है। अब मेरा कहना इतना है। अगर आपके बीच में कोई प्रश्न है तो हम ज़रूर चर्चा करेंगे। एक प्रश्न। जी। आप एक टिबेटन फ्री टिबेट मूवमेंट एक्टिविस्ट है, तो इतना लंबा बरस ये मूवमेंट चल रहा है, तो अभी का स्टेटस क्या है आपके हिसाब से फ्री टिबेट मूवमेंट का स्टेटस? जी, पहले जब परम पावन दलाई लामा जी और करीब 80,000 तिब्बत से अपने देश छोड़ के भारत आना पड़ा, तो दुनिया की बात तो छोड़ो, भारत में भी किसी को जानकारी नहीं थी, किसी को कुछ पता नहीं थे ये लोग कहाँ से आए। खास करके ये दार्जिलिंग एक ऐसा जगह है जहाँ परम पावन दलाई लामा जी और बहुत सारे तिब्बती पहले यहाँ बसे थे। और यहाँ यहीं के लोग जो तमांग है, गुरुंग है, शेरपा है, नेपाली है, युल्मो है, बहुत सारे लोग और इतने सारे बंगालीज भी हैं, उनको कुछ पता नहीं था कि ये लोग कहाँ से आए हैं। आज करीब 64 सालों के बाद पूरी भारत को पता है और पूरी दुनिया को भी पता है। अब तिब्बत की ये जो आज़ादी की लहर, जो एक नया लहर में आए हैं, जहाँ न सिर्फ हम कॉन्फिडेंट है कि हमारा देश फिर से आज़ाद होगा, कि चीन की दुनिया से व्यापार के माध्यम से, परमाणु शक्ति के माध्यम से या राजनीतिक रिश्ता से पूरा उलझ गए हैं, बदल गए हैं। पहले और रिसेंटली पेंडेमिक की वक्त में चीन की पूरी दुनिया में, विश्व में उनका रिश्ता जो है वो बदल गया और ख़राब हो गया है। और उन पेंडेमिक की वजह से, उनकी बिजनेस की खराबी रवैये की वजह से पूरी दुनिया परेशान है चीन से। तो अब क्या हो गया कि लोग चीन के खिलाफ होने लग गया है। पहले तो भारत से भी चीन के ऊपर एक अपेक्षा रखता है कि वहाँ से कुछ पैसा आएगा, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स आएगा। अब ये तो दूर की बात है, अब भारत में लोग तंग हो चुके हैं चीन की ऐसे विस्तारवादी नीति से। अब पूरी दुनिया पहचान लिए हैं। अब उससे क्या हो गया कि चीन के अंदर एक नया प्रेशर बन रहे हैं और शी जिनपिंग तो डरते हैं, इसलिए नहीं कि अमेरिका उनके खिलाफ हो गया है, इसलिए है
कि चीन के भीतर अब नया जागरूकता आ गया है और वहाँ विद्रोह खड़े होने की डर रहता है। इसलिए शी जिनपिंग अक्सर बाहर दुनिया में दुश्मनी ले लेते हैं, ये दिखाने की अपने देश में जो अलग सोच रखता है आज़ादी की, लोकतंत्र की, उनको दबाने के लिए शी जिनपिंग अक्सर ताइवान को कुछ चुनौती देता है, कभी भारत के बॉर्डर में घुसपैठ करता है, कभी अमेरिका को चुनौती देता है। तो इससे हमें यह दिखता है कि चीन की ताकत जो अभी तक मनाए जाते हैं वो कमज़ोर हो गया है। चीन अंदर से खोखला है और चीन अंदर से अब बड़ा एक रेवोल्यूशन होने का एक ऐसा डर रखता है शी जिनपिंग। इसलिए शी जिनपिंग बहुत बिल्कुल डरपोक हो गया है। अब उससे तिब्बत के लिए और चीन की कब्जा किए हुए देश, न सिर्फ तिब्बत, ईस्ट तुर्किस्तान जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, इनर मंगोलिया हमेशा आज़ाद थे, आज चीन की कब्ज़े में है। और अब ताइवान भी डरे बैठे हैं कि चीन कुछ हरकत न कर बैठे। और हांगकांग में जो हो रहा है वो पूरी दुनिया को पता है। अब इससे क्या हो गया कि पूरी दुनिया में एक नया उम्मीद जाग गया कि चीन में आज़ादी और लोकतंत्र की एक नया उम्मीद जागे हैं, जिससे हमें लगता है कि एज अ टिबेटन कि हमको लगता है कि चीन पहले जैसे अपने देश वापस जाएं और वहाँ लोकतंत्र हो, वहाँ आज़ादी हो, कि चीन के लोगों को भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और एक बार तिब्बत आज़ाद हो जाएं तो भारत और चीन के बीच में तिब्बत आज़ाद होके नया आज़ादी के रूप से उभर के आएगा और उससे भारत में जिस तरीके से अभी तक चीन के दबाव है वो पूरा टल जाएगा। उससे भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि तिब्बत की आज़ादी ही भारत का सुरक्षा है। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि अभी फ्री टिबेट मूवमेंट का स्टेटस क्या है, अभी कैसा स्टेट चल रहा है, क्योंकि ये तो बहुत लंबा मूवमेंट चला। आपके हिसाब से अभी का स्टेटस क्या है, 2021 का स्टेटस क्या है, कैसा? देखो, पहले दो देशों के बीच में लड़ाई झगड़ा होते थे, बाकी लोग देखते थे। आज ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसका पॉलिटिक्स दूसरे से जुड़े नहीं है। अफगानिस्तान के देखो पूरा दुनिया हिल गए हैं। साउथ कोरिया में कुछ खासा, नॉर्थ कोरिया में अगर न्यूक्लियर कुछ टेस्ट हो जाता है पूरी दुनिया हिल जाता है। तो अब तिब्बत के बारे में कह रहे हैं तो तिब्बत का पॉलिटिक्स जो है वो अमेरिका से जुड़े हैं, इंडिया से जुड़े हैं, यूरोप से जुड़े हैं, चीन तो जुड़े हैं ही। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आज हम तिब्बत के मसले में बात कर रहे हैं तो आइसोलेशन में बात नहीं कर सकते। तो इसीलिए कह रहा हूं कि तिब्बत का मसला जो है वो एक इंटरनेशनल इशू बन गए हैं। तो पूरी दुनिया में इस तरीके से परिस्थिति बन गए हैं तो हमें लगता है कि चीन ने जितना विश्व स्तर पर दुश्मन बना रखा है उससे तिब्बत के लिए बहुत अच्छा होगा, उनकी सपोर्ट मिलेगा। और अमेरिका ने पहले से ही उन्होंने रेजोल्यूशन बना रखा है कि एक तो परम पावन दलाई लामा जी की भविष्य की उनकी रिइंकार्नेशन जो है उसके बारे में सपोर्ट दिया है और एग्जाइल गवर्नमेंट को एक नया रिकग्निशन दिया है। और भारत में भी तिब्बत के बारे में एक नया जागरूकता आ गया है। और तो इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि तिब्बत का अब सपोर्ट बड़े पैमाने में और विश्व के स्तर पे एक नया सपोर्ट आ रहे हैं। तो इससे होगा कि चीन को अपने स्तर पर वापस जाना और तिब्बत जैसे चीन के कब्जा किए हुए देशों उनको आज़ादी की एक नया उम्मीद बन गए हैं। आपने अभी भी जो बोला दलाई लामा का जो रिइंकार्नेशन है उसका भी एफर्मेशन चीन ने दिया है। नहीं, अभी मैं चीन के बारे में नहीं कहा, मैंने ये कहा कि अमेरिका ने ये कहा कि भविष्य में परम पावन दलाई लामा जी की कोई भी रिकग्निशन होता है तो परम पावन दलाई लामा जी खुद डिसाइड करेंगे, उसको यूनाइटेड स्टेट्स पूरी तरह से समर्थन करेंगे। उससे ये होता है कि अब अमेरिका ने तय कर लिया वो चीन के पक्ष में नहीं जाएंगे और परम पावन दलाई लामा जी की कोई भी डिसीजन होगा उसके साथ में रहेंगे। यही भारत के हित में भी बात वही है। अभी तक भारत ने इसके बारे में कुछ बात कहे नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ने पोजीशन लिया है वो
यूरोपियन यूनियन की इतने सारे देशों में भी ऐसा एक नया सोच आया है और उससे भारत के लिए भी बहुत अच्छा भी होगा। आपको अंतिम प्रश्न है, ये जो बहुत लंबा मूवमेंट चला, इसका असफल होने का रीज़न क्या है बोले? आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता है कि ये एक असफल मूवमेंट है। भारत को 200 साल लगा और जब ये भी देखना, जब 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किए थे गांधी जी के नेतृत्व में, बहुत सारे भारतीय वासियों को पता भी नहीं थे कि 5 साल के बाद भारत आज़ाद होने वाले थे, क्योंकि ये बीचों बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीचों बीच में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दिया। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया। 1946 में अंग्रेज़ जो है यहाँ से भाग जाने का डिसीजन भी ले लिया और 47 में भारत आज़ाद हो गए। अब ये जो राजनीतिक बदलाव जो है वो तुरंत हो जाता है। और ये भी देखो, सोवियत संघ इतने बड़े साम्राज्य थे और ये रातों रात टूट गए और लोगों को पता भी नहीं चले। इसका बात ये नहीं कि सोवियत संघ में भीतर जो है बदलाव एक रात को हुआ, ऐसे नहीं हो रहे थे, लेकिन बाहर देशों को जिस तरीके से देख रहे थे उनको पता नहीं थे। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, चीन के भीतर जो बदलाव आ रहे हैं, रिफॉर्म्स चल रहे हैं, लोगों की आज़ादी और लोकतंत्र की मांग जो है बाहर को पता नहीं है, क्योंकि बाहर देशों हमेशा चीन को या तो एक सप्लाई चेन की नज़र से देखते हैं, या तो एक उम्मीद की, एक इन्वेस्टमेंट की उम्मीद से देखते हैं। ये नहीं देखते कि उसके अंदर क्या हो रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक नया उम्मीद आ गए हैं और इसी से हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि पिछले 70 साल से जो चीन ने तिब्बत को गुलाम बना रखा है, आज एक नया स्तर पे तिब्बत के लिए एक नया उम्मीद जाग गए हैं। आपके हिसाब से जो ये मूवमेंट का अंत होने वाला है और तिब्बत फ्री होने वाला है, आप ये बोलना चाह रहे हैं ना? हाँ, मैं तो वही, अभी तक मैं वही कह रहा हूँ जी। ओके, थैंक यू जी।